ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। हमने कहाँ तक कर लिया था इसको? हम्म आर्टिकल 13 तक, राइट? ओके, आर्टिकल 14 से करना है ये, राइट टू इक्वालिटी, है ना? ओके, गुड। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में अगर हम आर्टिकल्स देखें कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, ये आपका 14 टू 18 कवर होते हैं, ठीक है? आर्टिकल पर ये सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। सभी में इक्वालिटी की बात की गई है 18 तक। चाहे वो आपका डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, वो भी इक्वालिटी का पार्ट है। यहाँ लॉ के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, दैट इज ऑल्सो इक्वालिटी। एंड 16 दैट इज अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी। And the 17th is about untouchability, that is human is equal. So that's why, and 18 is equal to like वो भी इक्वल की बात हो रही है। तो वो सारी की सारी जितनी बातें अभी तक की गई हैं इसमें सारी इक्वालिटी की हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन इट। सो स्टार्ट विद दिस राइट टू इक्वालिटी। नंबर वन इज द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, do you know something about Article 14? What says? Tell me if you know something about. ओके, ओके। देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं बेटा। ये है इक्वल तो है, बट इसके अंदर दो चीजें दी गई। नंबर वन इज दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी, सॉरी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नंबर टू इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, अगर हम ऐसे नॉर्मली पहले बात करते हैं, इसे हम निगेटिव पॉइंट पे लेते हैं। निगेटिव क्यों कहते हैं अभी मैं डिस्कस इसका करूंगा। निगेटिव, इसे हम पॉजिटिव वे पे लेते हैं। एक ऐसा है जो एक ही आर्टिकल में पॉजिटिव भी है, एक ही आर्टिकल में निगेटिव भी है, ठीक है? पॉजिटिव। ओके, ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कहाँ ऑरिजिन हुआ? इन ब्रिटिश ऑरिजिन। दिस इज ब्रिटिश ऑरिजिन, ब्रिटिश ऑरिजिन। एंड दिस इज यूएसए ऑरिजिन। Okay, it's a basic things we should know and we must know about this. But why it is called a negative? Why? What is the concept of negative? Equality before the law. Why it is negative? That is a important thing कि इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। देखना समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा बोला गया है? इसे निगेटिव क्यों वर्ड दिया गया है? इसके पीछे है एक रीजन है। इसमें निगेटिव इसलिए कि सपोज करो किसी के स्पेशल प्रिविलेज किसी को दिया गया है लाइफ में, लेकिन जब आपके लॉ की, पनिशमेंट की, किसी भी चीज की बात आती है, बट आप वहां पर उसका प्रिविलेजेस को क्या करते हैं? absent कर देते हैं। दैट इज निगेटिव। मतलब कि है अच्छी चीज ये, बट इसे निगेटिव वे पे लिया गया है कि इफ यू हैव अ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो जब आपका कोई पनिशमेंट मिलेगी, पेनाल्टी लगेगी, दैट इज इक्वल टू अदर पर्सन। मतलब उसमें कोई स्पेशल प्रिविलेजेस, सारे चीजें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, काम नहीं करेंगे। इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट implies द absence ऑफ स्पेशल privilege फॉर एनी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। वहां पर स्टेटस काम नहीं करता है। सपोज कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैज ए स्पेशल प्रिविलेज,
बट अगर वो चीजें उसमें आ जाएंगी कानून में, उसको अगर सजा की बात होगी तो इक्वल टू सिटीजन ऑफ द इंडिया, लाइक जैसे सभी के लिए है वैसा ही काम आएगा। जैसे अभी रिसेंटली केस देख लो केजरीवाल साहब का। केजरीवाल ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर एंड बट उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें काम करना पड़ा। सेम जैसा सबके लिए होता है वो उनके लिए भी वही सेम प्रोसेस हुआ और किया गया। ठीक है। तो ये है कि अगर उसके स्पेशल प्रिविलेज भी है तो वो रिगार्डलेस होगा, उसके स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश लॉ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश लॉ। सो ये ब्रिटिश कानून से लिया गया, सिंपल सी चीज है। इसमें इक्वालिटी टू ट्रीटमेंट इक्वल होगा, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट, आर ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? ओके गुड। एंड इसमें और भी हम एक निगेटिव कॉन्सेप्ट का नो स्पेशल प्रिविलेज, अगर इसमें पॉइंट पे लिखना चाहें सो दैट्स यू कैन राइट दैट इज नो स्पेशल प्रिविलेज इन दिस आर्टिकल, इन दिस आर्टिकल के इस वाले पार्ट पे हम ये बोल सकते हैं। एंड इसको हम एंड इसमें कह सकते हैं प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द ग्रांटिंग स्पेशल एडवांटेजेस, ये कहीं ना कहीं उससे प्रिवेंट करता है, आपको किसी मतलब का स्पेशल एडवांटेजेस आपको नहीं मिलते हैं, उससे बचाता है और आपको इक्वली ट्रीटमेंट दिलाता है। रूल ऑफ लॉ की अगर बात इसमें करते हैं, रूल ऑफ लॉ इट सिग्निफाइज दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी लॉ, ऑफन रिफर्ड एज द रूल ऑफ लॉ। तो हमारे लिए रूल ऑफ लॉ सभी के लिए है, अगर एक तोड़ता है कोई ट्रैफिक तो दूसरा भी तोड़ेगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है। वो आजकल हमारे यहाँ देश का अलग मामला है, वो अलग बात है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को चेहरा देख के ही छोड़ देते हैं, बट अदरवाइज रूल सभी के लिए सेम है। ठीक है। सो दैट इज नेगेटिव। अगर इसे पॉजिटिव दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दैट इज इन पॉजिटिव वे पे लिया गया है, या यूएसए ओरिजिन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इट ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू टेक एक्टिव मेजर्स टू इंश्योर इक्वालिटी। यानी ये प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगर किसी चीज के लिए होगा तो इसमें यह है कि इक्वालिटी को इंश्योर करता है ये। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी के लिए वो इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ से, अगर देगा तो बचाएगा। वो ये नहीं है कि ये इस कम्युनिटी का है एंड इस कास्ट से है, यहाँ बर्थ हुआ है क्या नहीं है, अगर वो है तो उसके लिए सभी के लिए सेम प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। चीजें सेम ही रहेंगी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किए जाते हैं इसके कि कैसे किया जाएगा डिफरेंशिएशन, उसके लिए एक अकॉर्डिंग टू क्राइम, अकॉर्डिंग टू उसका जो पेनाल्टी पनिशमेंट जो भी मिला होगा उसको, उसके अकॉर्डिंग ही उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट चीजें जो भी हैं, अगर उसके लिए कुछ कानून है, चाहे वो दूसरा सामने वाला कितना भी बड़ी पार्टी से हो, कितना भी बड़ा रिच हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट में कभी जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओ, आपके पास, आप गरीब हो, आपके पास एडवोकेट कोई पैसा नहीं है लॉयर करने के लिए, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए लॉयर मिलता है, राइट? यस और नो? सो जो मिलता है दैट इज द, इट मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यही इसका पार्ट है। ठीक है। इसका एम ये है, प्रोटेक्टिव एम, इट मीन्स एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर राइट एंड प्रिविलेजेस आर secured against discrimination based on race, wealth और status। ठीक है। इससे इंश्योर करता है आपकी चीजें कि आपके अगेंस्ट जाएगा डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, आपके ऐसा नहीं होगा, उसको अलग से प्रोटेक्शन दी जाए, आपको नहीं दी जाएगी, रेस एंड वेल्थ और स्टेटस के नाम पर नहीं होगा ऐसी चीजें। गेट इट? तो ये हमारा इसका पार्ट आ जाता है, ये बड़ी छोटी सी चीजें हैं ये। ठीक है। आर्टिकल 14 ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। आर्टिकल 14 को अगर एक्चुअल हमें देखें, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये क्या है? दैट इज द फाउंडेशन ऑफ, ध्यान से समझना, व्हाई फाउंडेशन इट इज कॉल्ड,
फाउंडेशन ऑफ इक्वल, सॉरी, फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, व्हाई? बिकॉज ये हमें क्या क्या चीजें यहाँ से इंश्योर, आपने देखा ना, यहाँ प्रिविलेज की वैल्यू नहीं है, यहाँ वो इक्वल सबको प्रोटेक्शन इक्वालिटी इंश्योर करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर इंश्योरिंग क्या इंश्योर कर रहा है? इंश्योरिंग जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अगर नहीं मिलता, आपको कोई नहीं करता, तो इसीलिए आर्टिकल 226 के साथ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, एंड आर्टिकल 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, एससी एंड एससी, तो इस पे जा सकते हैं, ये आप इस पे क्लेम कर सकते हैं, चीजें हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन है जहां पर आपको सोसाइटी में क्या चाहिए, सभी के लिए इक्वल लॉ हो, सभी का एक डिग्निटी हो, सभी की वैल्यू की जाए, सारी चीजें। ऐसा एक केस आया था, उस लेडी का मुझे नाम याद नहीं है, बट उस लेडी ने, एक मुस्लिम लेडी थी, ये 2021-22 का ऐसा केस है मे बी। उसमें हुआ कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरे अपनी फैमिली का, पेरेंट्स, अपने जो जो भतीजे भतीजी, भांजा भांजी, कुछ भी था, सभी को उसने जान से मार दिया, सभी को। फिर वो जेल गई, जेल गई तो उसको फांसी हुई। आप निकालोगे तो ये गूगल में मिल जाएगा कहीं। फांसी हो गई, जैसे ही फांसी हुई, वो प्रेग्नेंट थी। अब ये आ गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पहले तो फांसी हो गई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ आ गया। रीजन इज कि एक उसके अंदर जान है, उस जान की तो गलती है ही नहीं, तो इसलिए उसको फांसी नहीं दी गई उस टाइम पर। ये हुआ कि बेबी हो जाने के बाद उसे हम फांसी देंगे। ओके, बेबी हो गया, बेबी हो जाने के बाद अब ये हुआ कि थोड़ा बड़ा हो जाने जाए, माँ की जरूरत है, बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, अब उसे फांसी का टाइम आया, तो वो जाके प्रेसिडेंट के पास पार्डन वाली याचिका लगा दी कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए। इतना सारा गेम हो गया इसमें। अब यहाँ पर वो खारिज भी हो गई, दोबारा से फिर डाला है उसने, अपनी फाइल पहुंचाई है। तो मे भी ये सारी चीजें क्या है, ये दोनों चीजों में इसका मेंशन करता है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हम इसमें रख सकते हैं। अभी ये आर्टिकल 14 इतने में कंप्लीट नहीं होता, इसकी बहुत सारी चीजें, दिस इज अ ओनली बेसिक थिंग्स। तो आई एम टेलिंग अबाउट द आर्टिकल 14 इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंश्योरिंग जस्टिस and fairness, equality for all individuals. It not only guarantees नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये केवल ऐसा नहीं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की ही गारंटी देता है, ये और भी गारंटी देता है। ये कहीं ना कहीं प्रमोट भी करता है, कैसा? सोशल इकोनॉमिक इक्विटी को भी प्रमोट करता है कि इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, everybody is equal in the society and everybody has a right to live, okay, in the society, okay, and economic equity is also, it they have a right, मतलब सोसाइटी हैज अ राइट कि पब्लिक के पास, लोगों के पास उसका भी राइट है। इनेबलिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस अलाइंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो इसमें ये है, इस चीज को आप लिख सकते हो इसमें। फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया कि फाउंडेशन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज नॉट ओनली गारंटीज, इट नॉट ओनली गारंटीज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बट ऑल्सो प्रमोट्स सोशल, यानी समाज को, एंड इकोनॉमिक इक्विटी, enabling enabling inclusive governance aligned with constitutional values, constitutional values, okay। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्कोप एंड एप्लीकेशन इसका क्या है? स्कोप एंड एप्लीकेशन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल
इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, केवल इतना ही नहीं, बट हम इसके थोड़ा सा पॉइंट पे चलें अगर इसके अंदर, तो हम कुछ चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर वन है जैसे कि स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशंस एंड रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सारे हो, इन चीज़ों को हमें देखना है। एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14 क्या है, एक्सेप्टेशन क्या है इसकी, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। तो फर्स्ट इज लिखना है इसमें स्कोप एंड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज application. First, applicability. Applicability, it means Article 14 किस चीज में अप्लाई करता है, किस चीज में होता है। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 आपका अप्लाइज टू स्टेट एक्शन एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 says about the definition of state. स्टेट मीन्स एज अ कंट्री वहां पर कंसीडर किया गया स्टेट को, राइट। तो टेरिटरी हो जिसमें कोई गवर्नेंस, कोई गवर्न करता हो, कोई रूलर हो जिसके थ्रू गवर्न किया जाता हो वहां पर, और साथ ही साथ वहां पर सिटीजन्स हो, उसमें किसी भी कंट्री में आना जाना, ये रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ रखता हो, तो वो यहाँ पर यूज हो रहा है। एप्लीकेबिलिटी में बात करें तो यही है हमारा आर्टिकल 14 अप्लाइज टू द स्टेट एक्शंस एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। ठीक है, एंड दिस इज ओनली बेसिक थिंग्स। अगर हम यहाँ से एक छोटी चीजें अगर हम वैसे भी समझें, तो केवल इतनी चीज नहीं होती कि हम इसे सिर्फ समझ के खत्म कर दें और बात करें कि हाँ नहीं हो गया जी, हमें बस आर्टिकल 14 आपने बता दिया इक्वल है, मतलब इक्वल है, अब हम समझ जाएंगे इक्वलिटी की बात हो रही। नहीं, हमें इसके बारे में हर एक पॉइंट पर यूपीएससी कभी भी ऐसा पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछती। हमें सारे के जितने भी इसके वो होंगे ना, क्या इसमें डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। इसमें खैर एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है और इसमें समझना है, लेके इसको स्कोप में ही, कि कैसे इम्प्लाइज कर रहा है, कैसे चीज़ों को स्टेट के साथ क्या चीज़ें जोड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि आर्टिकल 14 लिख लो, इसमें आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन applies only to action of state, action of state as defined, लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लिया है तो कोई बात नहीं, 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट डज नॉट, ध्यान से रखना इसको, एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू प्योरली private actions, actions except in specific cases, except in except in specific cases, like जैसे सच है, इसमें हम बात करें आर्टिकल जैसे 15 क्लॉज नंबर 2 में दिया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन इवन इन सर्टेन नॉन स्टेट कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ इसके अलावा बाकी में हमें चीज़ों को क्या होगा, बाकी का बाकी जितना भी इसमें अप्लाइज होगा ओनली द स्टेट में, जो कि स्टेट दिया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 के साथ साथ ये एक्सटेंड नहीं होगा, प्योरली प्राइवेट एक्शन में नहीं, कंप्लीटली ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और क्या है, किस में काम नहीं करे, एक्सेप्ट आर्टिकल 15(2) के तहत छोड़ दिया जाए तो बाकी में चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा, इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और है, अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर।
ध्यान से समझना है। इसमें एक चीज ध्यान से देखी जाती है, समझी जाती है। कभी भी एक पॉइंट में हमेशा याद रखना, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे या आगे आगे अभी आएंगे ही आएगा जुडिशरी सिस्टम पढ़ोगे, तो उसमें ये चीज समझ आ जाएगी आपको। प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, एंजॉय करता है अपनी इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर, अपने टेन्योर के टाइम पर फुल एंजॉय करते हैं। और इम्यूनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। Provisions such as impeachment of the president, legal action against the government remain valid expectation exceptions, sorry। ठीक है। अगर वो प्रेसिडेंट अपने गद्दी पे बैठा है, अपनी टेन्योर उसका चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब वो हट जाएगा तो उसके ऊपर केसेस लगेंगे। अदरवाइज जब तक गवर्नर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस, ये कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता वो। ठीक है। या तो वहां से रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज वो केसेस उसके रिटायरमेंट या उसका टेन्योर कंप्लीट होने का वेट करेगा। ठीक है। देन उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। लीगल एक्शन, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें। ठीक है। लिखो इसमें, अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स enjoys enjoy immunity enjoy immunity from legal proceeding ड्यूरिंग देयर टेन्योर। अपने टेन्योर में खूब एंजॉय करते हैं, चाहे जितना भी लीगल प्रोसीडिंग हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। However, this immunity is not absolute, not absolute, absolute, okay, absolute, and provisions such as impeachment president of president president and legal action against the government remain valid exceptions. Additionally, under international law, foreign sovereign ambassadors are granted similar immunities. Similar immunities। ठीक है। यानी इसमें अगर हम सही से बात करें तो इसमें ये है अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 361 के अंदर राष्ट्रपति राज्यपाल, इनको प्रतिरक्षा मिलती है, इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। उनके कार्यकाल में कोई भी उनके टेन्योर में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। महाभियोग और सरकार के विरुद्ध मुकदमे एक एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोई भी ऐसा एक्सेप्शन वो अपवाद होगा, कुछ भी ऐसा होगा, उसमें सारे विदेशी संप्रभु अब राजदूत शामिल है। अगर हिंदी में जैसे कीर्ति आपके लिए समझना चाहो तो ये समझ सकती हो। ठीक है। खैर, यहाँ तक बात इसकी पहुंच गई। अब आते हैं लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन। लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, इसके अंदर एक पॉइंट आता है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ classification। A classification is valid if based on intelligible differentia। ध्यान से समझना, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन की वर्ड किया गया है इसमें। लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है क्लासिफिकेशन का? प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर है क्लासिफिकेशन
एक वैलिड थिंग है, लेकिन इफ बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल differentia and has a rational nexus with the objective of the law. Suppose एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन बी वैलिड क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन इफ लिंक टू जॉब इफिशियंसी। समझ आ रहा है? अगर आपको कोई जॉब या कुछ ऐसा करते हो तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये वैलिड होगा प्रमोशन के लिए आपके। तो ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है। तो अगर आप किसी उसमें आर्टिकल 14 के तहत में ये भी है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी एक इंटेलिजेंस योग्यता के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें वहाँ पर आपके साथ क्लासिफाइड किया जा सकता है आपको। एक ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों एग्जाम दें, आप 12th पास हुए, आपने एक आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एक यूपीएससी कर रहा है, एक डॉक्टरी की कर रहा है, एमबीबीएस की, नीट की कर रहा है प्रिपरेशन। ऐसा तो नहीं है कि नीट वाला बच्चा, यूपीएससी वाला बच्चा जो आर्ट से है वो आईआईटी के वो इंजीनियर बन सकता है। अब नहीं बन सकता क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग है। तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन में तीनों आ सकते हैं। और हो सकता है कि जब तीनों का सिलेक्शन हो जाए तो उनको ऐसा डिपार्टमेंट दिया जाए जिसमें जिसकी एलिजिबिलिटी है। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। हो सकता है कि इंजीनियर है तो उसको एक अच्छा आईटी में या किसी उसमें डिपार्टमेंट में डाला जाए, या पीएसयू में किसी में डाल दिया जाए उसको। आप एक अच्छे गांव से हो, आप आर्ट से भी हो, एग्रीकल्चर से, हो सकता है किसी गांव में आपकी पोस्टिंग एज अ दी जाए आपको कि चलो बेटर हो जाए। ऐसा नहीं कि आईएएस सिर्फ डीएम ही बनते हैं, आईएएस हर एक डिपार्टमेंट में जा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा सकता है। से अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंस, सेम ऐसे हर एक जगह पर है। तो वो एक क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन जो करते हैं वैलिड है अगर वो इस बेस पर इंटेलिजेंस इंटेलिजिबल डिफरेंसिया के अकॉर्डिंग करते तब। अदरवाइज वैसे नॉर्मली ऐसे एक डिस्क्रिमिनेशन के तहत करेंगे तो गलत है, उसके तहत गलत नहीं है। ठीक है? तो एक हम इसमें देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन के हिसाब से हुआ तो चीजें वैसे आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है? ये पहला हो गया। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इसमें। सेकंड इज दैट इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इट मींस आर्टिकल 14 परमिट्स रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान से समझना। अब यहां पर अभी हम बात कर रहे थे इसके पहले कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। पहली चीज, इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है कि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं माना जाएगा। राइट? अभी हमने जस्ट पहले बात की। अब यहाँ रीजनेबल कैसे आ गई, ये भी अब देखो अपने आप में कन्फ्लिक्ट है ये चीजें। आपको बस समझना है इस बात को, कैसे ये बात करना चाह रहा है, क्या चीजें हैं। और सेकंड इसमें प्रोटेक्शन की बात थी। तो ये दोनों चीजें इसमें आ सकती, दोनों चीजों की बात। तो यहां पर यह है कि आर्टिकल 14 परमिट देता है रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की। अब रेशनल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है? व्हेन इट इज नेसेसरी टू अचीव सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ध्यान में रखना इस चीज को। परमिट देता है, कब देता है? व्हेन इट व्हेन इट इज नेसेसरी टू अचीव सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ध्यान से समझ समझ आ रहा है इसका कुछ? आ रहा है पक्का? कीर्ति आपको नहीं आ रहा? नहीं आया ना? हम्म। चलो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है समझ। रीजन आपको, आपने उसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश नहीं की। जैसे कभी कभार सपोज करो कि मैं आपसे, आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो रही है। ठीक है? एक एससी कैटेगरी का बंदा है, एक जनरल कैटेगरी का बंदा है। एक को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, एक को नहीं किया जा रहा।
वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पर, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो, क्योंकि वो नेसेसरी है वहां पर उसकी सोशल, उसकी इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन वहां होना। अब वहां पर कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम तो साथ ही पढ़ते थे, उसको छूट मिल रही है, मुझे छूट नहीं मिल रही पढ़ने में, मुझे पैसा देना पड़ रहा है, वो फ्री में पढ़ रहा है। वाई? रीजन इज कि वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी देखी जा रही है, वहां पर आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, बिकॉज उसके साथ हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है उनको, इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन, दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कुड बी परमिटेड बाय आर्टिकल 14। ठीक है, ये चीज है इसमें। तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ समानता की बात है, लेकिन समानता के साथ साथ जिसकी नेसेसरी है उसमें ये परमिट देता है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं जहां जरूरत है, क्योंकि इसके पहले, हाँ जिनको, जो पहले से पिछड़े हैं, जिनको पहले से कभी सोसाइटी में पिछड़े हैं, इकोनॉमी में पिछड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सोशल स्थिति ठीक नहीं, स्टेटस ठीक नहीं है, उनको ये प्रिविलेज दिया जाता है, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो भी इक्वल बैठ पाए सभी के। ठीक है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन में नहीं, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन उसको बोला जाएगा, और वो कंसीडर किया जाएगा, वो परमिट देगा, रेशनल कंसीडर कर सकते हैं परमिशन में, और वो चीजें अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, समझ आया? हम्म, हाँ, सो जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनके उनके साथ इनको लिए फायदा दिया जाए, उन्हें जो फायदे, फायदा क्या है, जो पढ़ नहीं पा रहे, चीजें नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो बेनिफिट देने की बात है। ठीक है, मतलब अपलिफ्ट करना डिसएडवांटेज ग्रुप को, जो पहले बहुत पिछड़े थे, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको बराबरी पर लाना है। ठीक है, सो उनको हम बोल देते हैं रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्ट है, अभी ऊपर हम कह रहे हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है निगेटिव वे पे, फिर दूसरा भी कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है। रीजनल में कैसा है? रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। रेशनल क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक सोशल जस्टिस की बात तो ऊपर भी कर रहा था, और यहाँ पर भी वही बात है, तो उसको स्टेटस पे लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। नंबर वन एग्जाम्पल में आप रिजर्वेशन वर्ड डाल दो, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, गेट इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर्टिकल 14, व्हाट आर्टिकल 14 प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट्स, क्या चीज ये प्रोहिबिट करता है, निषेध क्या चीज करता है, ये भी समझना है। ये क्या चीज निषेध कर रहा है, इस चीज को जानना है हमको। अगर हम इसके निषेध की बात करें, यानी प्रोहिबिट की बात करें, ये डिसअलाउ करता है क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, क्या डिसअलाउ करता है? क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, लेशन, which creates arbitrary distinction without valid jurisdiction। ध्यान से समझना, ये क्या कर रहा है? डिसअलाउ करता है, इस चीज को ध्यान में अपने दिमाग में बैठालना है। आर्टिकल 14 क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिटेंस, प्रोविजन की बात हो रही है इसमें, क्या प्रोहिबिट कर रहा है, क्या चीज को रोक रहा है हमें, वो चीज को तो डिसअलाउ करता है कि वर्ग आधारित विधानों को अनुमति नहीं देता। वर्ग आधारित मतलब किसी क्लास को, जनरल, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी ऐसे एक को किसी को अनुमति नहीं देगा, तो सभी को बराबर करेगा। ठीक है, विच क्रिएट्स आर्बिट्री डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी वैध औचित्य के मनमाने ढंग से भेदभाव पैदा करते हो उनके लिए, इज विदाउट वैलिड जुरिडिक्शन ओवर क्लासिफिकेशन। ठीक है, द डिसरप्शन इक्वालिटी इज प्रोहिबिटेड, तो वो बाधित करने वाले अति वर्गीकरण को भी रोक लगाता है। ये हम इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, इस पॉइंट की चर्चा डिस्कस कर सकते हैं। गेट इट? अपवाद नहीं है, ये प्रोहिबिशन है, यानी प्रोहिबिट की बात है, ये अपवाद नहीं है, ये निषेध करता है इस चीज को। अपवाद क्यों है इसमें?
अपवाद हम इसको कह नहीं सकते, अपवाद ऐसी चीजों को अपवाद थोड़ा ना कहते हैं। ओवर क्लासिफिकेशन, लेकिन साथ ही साथ ये ओवर क्लासिफिकेशन दैट डिसरप्ट इक्वालिटी इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। डिसरप्ट इक्वालिटी इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, ध्यान से समझना, ठीक है। डिसरप्ट इक्वालिटी प्रोहिबिटेड है, बाकी की नहीं है। अवैध तरीके से क्लासिफिकेशन, अवैध तरीके से इक्वालिटी वैध है, वो अवैध है, रोक है, ठीक है। इस चीज की बात कर रहे हैं हम इसमें, समझ आया? गुड। इसके साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं इसमें। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशंस इसकी बात, इसमें ध्यान, इलीगैलिटी कैन नॉट जस्टिफाई अनदर, ध्यान से समझना है इसमें। इलीगैलिटी कैन नॉट जस्टिफाई अनदर। ध्यान से समझना इसको, क्या बात ये कहना चाह रहा है, क्यों इस चीज को कहना चाह रहा है, क्या है पूरा मामला। यानी कोर्ट, कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट्स डोंट परमिट इन्वोकिंग jurisdiction to demand the reapplication of illegal acts for others। कोर्ट कभी किसी को, जुरिडिक्शन इंटरप्रिटेशन की मतलब बात यहां पर यह है, कोर्ट कभी किसी को इलीगल जस्टिफाई करने के लिए, किसी अदर को कि नहीं यार चलेगा काम, ये नहीं भी करेगा तो बात चलेगी, तो वो कभी परमिशन नहीं देता। यानी एक अवैध कार्य दूसरे अवैध कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। एक अगर अवैध कार्य है किसी का, दूसरे के अवैध कार्य को सही कह दें, एक के अवैध कार्य को गलत कर दें, दे आर टू पर्सन, if someone did, that is called crime, if someone did other one is do something, सो सेम थिंग, डू सेम थिंग, तो वो उसका क्या हो गया, करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये लीगल है, और दूसरे वाले को हम क्या है, इलीगल है। सो बोथ आर, आई थिंक कोर्ट इसको क्या करता है, कोर्ट इसे जस्टिफाई नहीं करता है, कोर्ट कहता है ये अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही मुद्दे पे आएंगे। अगर एक ने क्राइम किया है तो दूसरे का भी वही क्राइम माना जाएगा, अगर सेम चीज करता है तो, ठीक है। इसीलिए हम कभी कभी केस का हवाला देते हैं कि उस केस में ऐसा आपने डिसीजन लिया था, तो इस केस में भी ऐसा ही डिसीजन होगा आपका, ठीक है। समझ आया आपको? यहां पर सिर्फ यही है, इलीगल कैन नॉट जस्टिफाई अनदर, इट मींस कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डोंट परमिट इन्वोकिंग jurisdiction to demand the replication of illegal acts for others। एक के साथ यानी दूसरे के साथ कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी, चाहे वो एक हो और चाहे वो दो हो। अगर एक के साथ नहीं है तो दूसरे के साथ भी नहीं होगा, एक के साथ है तो दूसरे के साथ भी, किसी भी के भी साथ हो सकता है, सेम थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए एग्जाम्पल है आपके लिए, एक कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ था बहुत पहले, कोल ब्लॉक एलोकेशन, ध्यान से समझना, ये केस है, एलोकेशन 1939 1993 से लेकर 2011 के बीच, क्लियर्ड इनवैलिड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये इसे इनवैलिड माना गया, रीजन इसका था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लैक कर रहा था, तो कोर्ट ने इसे क्या बोल दिया कि ये इनवैलिड है। एलोकेशन जो दिया गया जगह, आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी आपका ठीक नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव गलत है, आप उसमें क्या अच्छी चीज दिखा रहे हैं,
क्या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो रहा है, क्या लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, क्या चीजें इन्वायरमेंट को भी तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये सारा का सारा लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यहाँ पर था। ठीक है। एंड आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग विदाउट गाइडलाइंस। दूसरा क्या था इसी में पॉइंट, एक और था, आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग विदाउट गाइडलाइंस, वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स का वायलेशन भी हुआ। तो इन सभी को हमने इसमें पॉइंट में रख लिया। ठीक है। इसके साथ हम इसमें अब इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14 के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14। इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, बिकॉज ये क्या करता है, अगर हम इसकी बात करें, आर्टिकल 14 फॉर्म्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहीं ना कहीं एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म करता है, जो सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी में, उसको फॉर्म करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के को रिगार्ड में रखता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्ड में रखता है अपने, रिगार्डेड एज दिस। एंड इनकरेजेस, ये क्या इनकरेज करता है, आपके सोशल एंड इकोनॉमिक, अभी जस्ट हमने इसके पहले देखा जिसमें हम रेशनल और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात की, तो वहां पर क्या है हमारा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ये इंपॉर्टेंस है। इसके लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन रेशनल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नंबर वन इज। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम एग्जाम में ऐसा कुछ है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी ऐसा, विद इन अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो, वहां पर भी सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, सभी को बराबर राइट है। आप देख लो रामनाथ कोविंद, वो प्रेसिडेंट, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और शेड्यूल का ट्राइब से आती हैं, तो उनके सभी के लिए बराबर है यहाँ पर। ठीक है। ये चीज यहाँ पर कहता है। अब इसमें से थोड़ा सा हम एक इसमें दोनों में अगर कभी कभार एक एग्जाम्पल कभी पूछ ले यूपीएससी, डिफरेंसेस बिटवीन किसके किसके बीच में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, व्हाट आर द डिफरेंसेस। नेचर में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, सभी जानते हैं। मीनिंग में इसमें अगर इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है प्रोहिबिट, स्पेशल प्रिविलेज, प्रिविलेज के लिए प्रोहिबिट है, प्रोविजन है उसमें, प्रोहिबिट कर सकता है, प्रोहिबिटेड स्पेशल प्रिविलेज फॉर इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द बर्थ, creed, status, ensure equal subjection of all classes to ordinary law। उसकी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है गारंटी देता है इक्वल ट्रीटमेंट के, गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है। एंड रिक्वायर्स अफर्मेटिव एक्शन टू ब्रिज द इनइक्वालिटीज। तो ये भी है इसमें। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो रिफ्लेक्ट डाइसीज रूल ऑफ लॉ, इसमें दिखाता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ में। इंश्योरिंग नो वन इज अबव द लॉ, इसमें यह बताता है कि लॉ के ऊपर कोई है ही नहीं है। प्रिविलेज, उसका स्पेसिफिक प्रिविलेज लिया ही नहीं जाता, कोई स्पेसिफिक कुछ उसमें चीजें ली ही नहीं जाती, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कोई छूट नहीं है, कोई भी पर्सन बराबर है। साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए हम काम भी कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहां पर कर रहे हैं, लेकिन वो कहां पर, जब रिजर्वेशन की बात आ जाए, जब कोई सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात आ जाए, वहां पर हम इसको इंश्योर करने के लिए हम इक्वल प्रोटेक्शन में लेकर आते हैं। इक्वालिटी बढ़ानी है क्योंकि वहां पर बात कर रहे हैं हम। इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये आपका डाइसीज रूल ऑफ लॉ है, वहां पर बात करें इक्वल प्रोटेक्शन की बात हो रहा है, ये आपका ब्रिटिश से है, वो आपका यूएसए से है। एप्लीकेशन की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ में क्या है कि ट्रीट्स एवरीवन इक्वल विदाउट स्पेशल प्रिविलेज। इक्वल प्रोटेक्शन है उसमें है अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस, लाइक जैसे मैंने बताया कि अभी
एग्जाम्पल लिया मैंने एडमिशन के लिए, है ना। तो ये इनमें क्लासिफिकेशन है, ये चीजों को हम लिख सकते हैं। एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, कुछ इसमें चीजें, एक कुछ नोट अपने लिख सकते हो इसमें से। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, ध्यान से समझना। एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी क्या है इसमें, आर्टिकल 14 में ही। ओके, नंबर 1 इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर not answerable to court for their official acts, not answerable to court for their official act, for their official act acts. Okay, number 2, no criminal proceedings shall be instituted or continued against the president or governor any court during his term of office. ये हमने अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया है, तो वो चीज यहां पर लिख देना है। थर्ड क्या है इसमें, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, कब, जब टेन्योर में होंगे तब। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। एंड नंबर 4 इज सिविल प्रोसीडिंग ऑन पर्सनल एक्ट्स ओनली आफ्टर 2 months notice। Civil proceeding on personal acts only after 2 month notice. No liabilities of true reporting in newspapers. No liabilities, liability लिख लो, no liability of true reporting in newspaper। मतलब आर्टिकल 14 की कोई लाइबिलिटी नहीं है वहां पर, न्यूज़पेपर में ट्रू रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो। ठीक है। 6 नंबर, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी liable for anything said or vote. No member of parliament, no member of parliament shall be liable for anything said or vote। ठीक है। 7 नंबर, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में आपको कहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 31C क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 31C ये कहता है कि इन इंट्रोड्यूस्ड, इसमें क्या किया था, 25th अमेंडमेंट 1971 प्रोटेक्ट्स लॉ डिजाइन टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी अंडर द आर्टिकल 39B एंड 39C। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31 तो ऑलरेडी हम इसमें पढ़ेंगे ये चीजें। और इसमें यह भी है कि इसमें यह भी कहा गया, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम के तहत इसमें बात की जा सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31C कहता है, इसके बारे में आर्टिकल 31C में हम पढ़ेंगे। 8 नंबर जो एक्सेप्शन है, ये अपवाद है टू इक्वालिटी के लिए, ये आप इसमें कह सकते हो कीर्ति, तो ये है फॉरेन सोवरेन इंजॉय इम्यूनिटी। फॉरेन सोवरेन्स, ध्यान से, इंजॉय इम्यूनिटी, दिस इंक्लूड्स इवन यूएनओ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 की सारी चीजें हमने कर ली। तो ये आर्टिकल 14 आपका कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 15 जो है वो हम कल करेंगे इसको। तो कल हम वैसे मॉर्निंग में ही होगी, आर्टिकल 14, 16 आई थिंक, और 16 तक ही कर पाएंगे थोड़ा सा अगर अच्छे से हम करेंगे। तो 17, 18, 19 ये हमारा मतलब ये वीक काफ़ी ले सकता है, अगले वीक में कंप्लीट होगा फंडामेंटल राइट। थोड़ा सा बड़ा है चीज़ें, इसमें करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी टाइप का है? ओके, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो।
हम्म। बोलो आगे। ये वो ये कह रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट बेटा, आपका वायलेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए या कोई कंपनी होगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या उसको नुकसान पहुंचाए। सिंपल सी बात ये समझ लो। आर्टिकल 13 में यही कहता है, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत, और आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाकर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना है? हो गया क्लियर अब? ओके, गुड। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।